न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। पूर्व सीएम के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। लंबे समय से चल रहे थे वो बीमार और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी कार्यरत थे और उन्होंने अपना कार्यकाल बखूबी निभाया भी और भावुक संदेश भी उनके ओर से जारी किया गया था। रितु खंडूरी भूषण ने भी संदेश जारी कर दुख व्यक्त किया है। तो साथ ही आपको जानकारी दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के निधन को लेकर के इस वक्त कई जगहों पर शोकाकुल माहौल और साथ ही ये कुछ पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे। मनीष खंडूरी जो उनके पुत्र और उनके ओर से भी शोक व्यक्त किया गया। इस बात की जानकारी हर किसी तक दी गई कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। पूर्व सीएम के निधन से प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर है। लंबे समय से दरअसल बीमार भी चल रहे थे, उन्हें इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया था, लेकिन कई बार इसी तरीके से बीमार रहने के बावजूद जब वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाए और आज ये खबर मिली कि उनका निधन हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हुआ और इसको लेकर के अब भावुक पोस्ट भी कई लोगों के अब तक सामने आ रहे हैं। निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है और उनकी ओर से इस पोस्ट में लिखा गया, ये बेहद ही दुखद समाचार है। जन सेवा के प्रति हमेशा से समर्पित रहे खंडूरी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि दुखद समाचार मिला। खंडूरी जी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सैन्य जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक उनका व्यक्तित्व राष्ट्रहित और जन सेवा के प्रति समर्पित रहा। उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड के 2 बार सीएम रहे बीसी खंडूरी का निधन हुआ। दरअसल लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप। सर, जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसे आदमी का जाना जो अपनी ईमानदारी, अपने कड़क स्वभाव और स्पष्टता के लिए जिनको जाना जाता था जी, और मैं तो उनको देखने अस्पताल भी गया था। तो एक तो देखिए, उनका निधन एक काफी क्षति तो है, केवल राज्य के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए भी। और लेकिन जो उम्र के जिस पड़ाव में वो गए जी, तो काफी दिन से वो अस्पताल में एडमिट थे और काफी कष्ट उनको हो रहा था। तो कभी कभी अगर आप उसकी बात करें तो उनको मुक्ति भी मिली है और उनका जहाँ उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है, वहाँ उनको
जो व्यक्ति का शारीरिक कष्ट हो रहा था उससे भी मुक्ति मिली है। और मैं समझता हूँ ये जो आदमी आया उसको जाना ही है, पूरी उम्र लगेगी। बिल्कुल। साथ ही सुबोध जी, मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम आज बीसी खंडूरी को याद कर रहे हैं तो उनके बारे में या उनके कार्यकाल के बारे में ऐसी कोई बात जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें, जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हो, जब उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसे बदलाव किए या ऐसा कोई कार्य किया? देखिए वो पहली बार इस राज्य में, जो आपको याद होगा उस समय पूरे देश में लोकायुक्त की नियुक्ति को, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के बातें चल रही थी। तो खंडूरी जी वो पहले व्यक्ति थे जो कि जिन्होंने तत्काल इस राज्य में उस कानून को पास किया था। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक कड़क मिजाज प्रशासक और ईमानदार की उनके कार्य करने का तरीका था, ईमानदारी से जी। वो लोकपाल विधेयक लाना उस समय तत्काल, और उसको पूरे देश से सराहा भी था। अन्ना हजारे साहब स्वयं उसमें आए थे यहाँ पे। तो ये मैंने आपसे कहा कि वो ईमानदारी के प्रति उनका जो समर्पण था ये उसको दिखाता है। ठीक है सुबोध जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये खबर कब मिली जब उनका निधन हुआ, और साथ ही अब किस तरीके से उनकी अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है? क्या कुछ समय रखा गया है? क्या परिवार के सभी लोग घर पर इस वक्त मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उनके आवास पे ही मौजूद हूँ और उनकी बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी यहाँ पर पहुंच गई हैं और तमाम धीरे-धीरे नेता मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह खबर मिली मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अपना दम तोड़ा। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये तमाम जितने भी मंत्री थे वहां पर उनका हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन आज सुबह ही एक दुखद समाचार यहाँ पर देखने को मिला। कुछ समय में पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर आएगा और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनको रखा जाएगा और उसके बाद जो है आगे की अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजनीति में उतारने का काम किया। राम मंदिर आंदोलन से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, लेकिन आज जिस तरह से उनका निधन हुआ, पूरी उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं शांति देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो एक अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये उनका घर है और अंदर तमाम जितने जो परिवार के सदस्य हैं वो सब अभी अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ बाहर एम्बुलेंस आएगी और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर आके उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि तमाम हो सकता है उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में कई सालों से उन्होंने जो अपना नाम कमाया था और वो बिल्कुल एक छोटे घर से पहले आते थे और उसके बाद उन्होंने फौज में काम किया और फौज में काम करने के बाद उन्होंने दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड में वो आए और दिल्ली से आने के बाद यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में जो है अपना नाम कमाया। तो कहीं ना कहीं आज जो इतने बड़े नाम उन्होंने कमाए और जो उन्होंने राजनीति में कमाई, तो कहीं ना कहीं आज उसका अंत देखने को मिल रहा है। जितने भी चाहे विपक्ष की बात कर ली जाए, सभी मंत्रियों की बात कर ली जाए, सभी लोग श्रद्धांजलि जो है देने के लिए उनको यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम कुछ ही समय में जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेगी, इंतजार रहेगा और उसके बाद अब धीरे धीरे सभी नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू कर दिए हैं। रितु खंडूरी अंदर मौजूद है। एक इमोशनल मूवमेंट देखने को मिल सकता था जब वो अंदर पहुंची, तो रोती हुई अंदर गई थी। कहीं ना कहीं उनके पिताजी ने जो इतनी बड़ी कहीं ना कहीं पूरा एम्पायर खड़ा किया था राजनीति का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश रितु खंडूरी लगातार कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत है। अब देखने वाली बात है कि कितने मंत्री लगभग क्या समय बताया जा रहा है? क्या आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा, या कल तक इंतजार किया जाएगा ताकि जो लोग अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं पार्थिव शरीर के एक अंतिम दर्शन करने के लिए अंतिम विदाई यात्रा भी निकाली जाएगी? ऐसी कोई व्यवस्था अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैक्स हॉस्पिटल से उनको लाया जा रहा है। रास्ते में अभी उनका पार्थिव शरीर है, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सारे उनकी बेटी, उनका बेटा, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से परिवार के सदस्य क्या डिसीजन लेते हैं, अभी हालांकि पूरा खुल के सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े चेहरे का निधन हो जाना, तो बिल्कुल जितनी प्रदेश की यहाँ पर जनता है, जितने बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, यहाँ पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए और सभी को मौका दिया जाएगा कि अंतिम दर्शन जो है खंडूरी जी का यहाँ पर किया जाए। अब देखने वाली बात ये होती है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो आज किया जाता है या कल किया जाता है। जी ठीक है हरिवंश, साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या किसी तरीके से अब तक मुख्यमंत्री, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की ओर से पोस्ट जारी किया गया है, क्या उनके भी पहुंचने की ऐसी कोई जानकारी है?
जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाके उनका पता ले रहे थे। उनका साफ तौर से कहना था कि इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति वो हैं जिन्होंने जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, तो कहीं न कहीं ये संभावनाएँ भी अभी जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए बिल्कुल शोक व्यक्त किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और परिवार वाले सदस्यों को भी जो है फ़ोन के माध्यम से उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है और लगातार सुबोध उनियाल की भी बात कर ली जाए, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम जितने मंत्री थे वो मॉनिटर कर रहे थे ताकि किसी भी तरीके की उनकी स्वास्थ्य संबंधित जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं किसी भी तरह की कमी देखने को ना मिले। लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है, आपको लाइव ठीक है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उनके घर की हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर कुछ ही देर में आर्थिक जो है उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर पहुंचेगा और अब देखने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है हरिवंश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में 22 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में तेज धूप, गर्म हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 22 मई तक के लिए हीट वेव जैसे हालात का अलर्ट जारी किया जा चुका है। खासतौर पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी और देहरादून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने की संभावना जताई गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में आज आसमान साफ रहने की संभावना है और बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मौसम विभाग की ओर से हीट वेव को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या किसी प्रकार की और कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है? जी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से देखा जा रहा है। ये सरकार की ओर से भी लगातार गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में ये है कि घर से निकलने से बचे इस कड़ी धूप में और लगातार जो बड़े बुजुर्ग हैं, लोगों को सबको प्रशासन की ओर से लगातार चेतावनी है कि ORS का घोल लें और अन्य संबंधित प्रकार की जो भी दवाइयां हैं उसको अपने पास रखें और किसी भी प्रकार से जिस तरीके से लगातार धूप भी इतनी जब कड़ी हो रही है तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। तो लगातार प्रशासन की ओर से भी चेतावनी लगातार जारी की जा रही है और इसी के तहत ये भी देखा जा रहा है कि जो गर्मी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग कहीं ना कहीं बच रहे हैं घर से निकलने से भी। और जो बड़े बच्चे और बुजुर्ग हैं, इन लोगों को भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ने के कारण अस्पतालों में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि जो मौसम विभाग की ओर से हीट वेव का जो चेतावनी जारी की गई है, इसमें कब तक ये मौसम अपना रुख बदलेगा, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है। क्या मौसम विभाग की ओर से ऐसी कोई बात अब तक सामने आ रही है कि बहुत जल्द ही लोगों को राहत मिल जाए इस गर्मी से? जी बिल्कुल, ये भी देखा जा रहा है कि जो मानसून है इस बार पहले मानसून की आशंका जताई जा रही है कि इस बार मानसून जो है पहले आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जो मौसम विभाग की ओर से लगातार पूर्वानुमान जारी किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे थे। लेकिन इस बार किस प्रकार से रहेगा वो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है, गर्मी अत्यधिक होने के कारण लोग भी घर से निकलने से बच रहे हैं और गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद से लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ते ही चली जा रही है। जहां दूर दूर क्षेत्र से बड़ी तादाद में मरीज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि सोमवार को उप जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ रही। वहीं आज की भीड़ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक अधीक्षक विराज जुराठी ने बताया कि आज अस्पताल में भारी भीड़ है। OPD में आज 650 का आंकड़ा भी पार हो गया है। उन्होंने बताया 400 के बीच OPD रहती है। वहीं बड़ी तादाद में मरीज अपनी बारी का इंतजार भी करते हुए नजर आए। बता दें कि लोहाघाट अस्पताल में नेपाल राष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। हो चुकी है 12 बजे तक और ज़्यादातर बच्चों की और औरतों की और जनरल मेडिसिन की OPD हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ जो उल्टी और दस्त के साथ पेशेंट आ रहे हैं और बच्चे
सर्दी जुकाम बुखार की वजह से आ रहे हैं, मौसम चेंज होने की वजह से। हड्डी के भी बहुत दिन से पेशेंट थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमने सभी की सुविधा के लिए नई नई चीज़ें की हैं, जैसे कि गायनी ओपीडी के बाहर हमने टी शर्ट बना के वहाँ चेयर रखी। उसके लिए हमने अपना ब्रेस्ट फीडिंग रूम अलग से रेडी कर दिया है। जो महिलाएं आ रही हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए उस ब्रेस्ट फीडिंग रूम में बैठाया जा रहा है और उनको प्रॉपर सेवा। तो उत्तराखंड के पावन धाम बद्रीनाथ से एक आध्यात्मिक और अलौकिक तस्वीर सामने आई है, जहां बर्फीली पहाड़ियों के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर 11 दिवसीय अखंड साधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। साधना के बीच सेना के जवानों से मुलाकात की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बर्फीले वातावरण के बीच बागेश्वर सरकार की तेजस्वी और शांत छवि श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। दूर दूर से लोग इस साधना को आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मान रहे हैं। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में चल रही बागेश्वर सरकार की यह अखंड साधना श्रद्धा, तप और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है और हिमालय की शांत वादियों में हो रही यह साधना अब श्रद्धालुओं और भक्तों के बीच चर्चा का विषय भी बन चुकी है। में रुक रहे हम अभी जल्दी में थे, लेट हो गए थे वहाँ पर हम। तो वहीं हरिद्वार जिला अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बदहाल व्यवस्थाओं पर सख्त नाराजगी जता करके अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और सख्त सुधार के निर्देश दिए। वहीं मंत्री के निरीक्षण से डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। सफाई और प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में चल रही तीर्थ यात्रा के दौरान प्रशासन ने केदारनाथ मंदिर मार्ग पर स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। सफाई कर्मी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई कर रहे हैं। ट्रैकिंग मार्ग और मंदिर परिसर में फैले कचरे को नियमित रूप से एकत्र किया जा रहा है और वैज्ञानिक तरीकों से उसका निपटान भी किया जा रहा है, जिसको लेकर रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि यहाँ एक जमा वापसी प्रणाली लागू है और इस प्रणाली के तहत ही व्यक्ति कचरा जमा करते हैं और बाद में उन्हें वापस राशि प्राप्त होती है। मुझे ये जानकर के खुशी हो रही है कि अब तक इस पहल के माध्यम से 50 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष ध्यान है और इस संदर्भ में यहाँ पर डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी चल रहा है, जिसमें लोग प्लास्टिक बोतल को डिपॉजिट करते हैं और रिफंड प्राप्त करते हैं। और इस संदर्भ में अभी तक मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 25 टन से ज़्यादा कूड़ा भी एकत्रित कर लिया गया है नगर पंचायत केदारनाथ धाम के द्वारा और असुलभ के द्वारा। अच्छा काम किया जा रहा है। ऊपर श्री केदारनाथ धाम में हमारा MRF सेंटर है जो कि संचालित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि यात्रा के दौरान एक बेहतर सफाई व्यवस्था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से अचानक उतर गई और योगनगरी रेलवे स्टेशन पर यह हादसा होने से टल गया है। तो एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन बड़ा हादसा होने से इसलिए टला है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दौरान इसमें सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो बता दें कि शटिंग के दौरान ही बफर से टकरा गया था इंजन और जिस वजह से पटरी से उतर गया ये ट्रेन। तो शटिंग के दौरान बफर से टकरा गया इंजन और जिस वजह से यह हादसा हुआ। ऋषिकेश में शटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि शटिंग लाइन के अंत में लगे हुए बफर से इंजन टकरा गया, जिसके बाद डिब्बों पर दबाव बढ़ गया। इससे एक बोगी ट्रैक से बाहर निकल गई जबकि दूसरी बीच से ही मुड़ गई। हादसे के दौरान जोरदार आवाज सुनकर के आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और घटना के बाद से रेलवे अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। वहीं घटना ने रेलवे की तकनीकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। था एक गाड़ी थी उज्जैनी, शंटिंग के दौरान ये घटना हुआ है। इसको सुबह कितने बजे निकलना था? सुबह इसकी टाइमिंग 6 बजे के आसपास में है लगभग। सर, शंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है? अब वो हमसे कंसर्न नहीं है, हमारा काम सिक्योरिटी का है, हम उसके लिए यहाँ पे उपस्थित है। हमने डिप्लॉयमेंट हमें करीब 22 बजे के आसपास सूचना मिली। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बकरीद को लेकर के गौवंश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक वायरल वीडियो में बकरीद पर गाय काटने की बात करता दिख रहा है। वहीं वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत ही वीडियो का संज्ञान लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के दौरान युवक ने अपने बयान को लेकर की माफी मांगी, जिसके बाद से पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ी नजर बनाई हुई है। बकरा ईद है और जो भाई आना मतलब गाय पकड़नी होगी ना, गाय भैंस जो सारे वो इसमें हो गए, वो मेरे पास आ रही है आज से, तो जिसको पकड़ी जाती है वो पकड़ ले। पकड़ने की बात नहीं, इतने काटने की बात नहीं। मैं काटूंगा, मैं कटाऊंगा। कट्टा क्या काटेगा? गाय काटेगा, गाय काट पक्का। मजाक। उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्मांतरण, अवैध नशे, अतिक्रमण और अवैध धार्मिक संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कल्याणी नदी में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम, सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बारिश से पहले नदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना जरूरी है ताकि शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने पर भी जोर दिया। गदरपुर तहसील क्षेत्र में दिनेशपुर एरिया में जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ लोगों ने गोपनीय शिकायत करी थी कि वहाँ एक व्यक्ति अवैध रूप से सुअर की दवा करके कोई मेडिसिन बेच रहा है, जो कि अनुमन्य नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। फायदा प्रारंभिक रूप से फायदा दिखाई पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे नुकसान हो रहा है। इस गोपनीय शिकायत पर वहाँ की जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने वहाँ जाँच करी। इससे पहले गोपनीय जाँच करी और उसके बाद विभागीय टीमों के साथ उन्होंने जांच किया। बड़े पैमाने पर वहाँ अवैध रूप से भंडारित दवाओं को और कुछ ऐसे मेडिसिन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स उनको पाए गए हैं जिनको कि मिला करके वहाँ पर बेचा जाता था, ऐसा संज्ञान में आया। उनको भी जब्त किया गया। उसके बाद उनकी सैंपलिंग हुई थी। रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आ चुकी है। रिपोर्ट में भी मिलावटी चीज़ों की, तथ्यों की पुष्टि हुई है। तो वहीं चंपावत में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर उत्तराखंड राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के मोर्चा खोल दिया। जल्द मांगों पर सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले भर से आए हुए शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मांगों को पूरा करने की आवाज भी उठाई गई, जिसके बाद शिक्षकों ने डीएम के साथ माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं जिलाध्यक्ष रमेश देव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शिक्षकों की मांग पर जल्द सुनवाई नहीं होती तो सभी शिक्षक प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान कई शिक्षक नेता और शिक्षक भी मौजूद रहे। इसी 29 मई को हम देहरादून पे निदेशालय पे एक दिवसीय धरना देंगे और निदेशक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि सरकार हमारी इन जायज़ जनून मांगों को नहीं मानती है, जो 23 सूत्री हमारी मांगें लंबित है, उसके 8 जून को हम लोग पूरे प्रदेश भर के शिक्षक परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर परेड ग्राउंड से एक रैली, हुंकार रैली सचिवालय तक निकालेंगे और सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपके संज्ञान में ये मैं बताना चाहूँगा, ये मांगें हमारी आज की नहीं है, ये करीब 5, 6, 7, 8 वर्षों से ये मांगें हमारी लंबित हैं और तमाम बार सरकार, शासन विभाग से तमाम मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है। ज्ञापनों के माध्यम से, रैली के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से। इसी बीच हमारे 8 मई को शिक्षा सचिव से वार्ता थी और सभी बिंदु पे सहमति न होने पर तो वार्ता विफल होगी। तो संगठन ने निर्णय लिया कि जब तक हमारी ये मांगें नहीं मानी जाती है तो तब तक हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं उत्तरकाशी के चकौन गांव स्थित महादेव गंगाड़ी के पिरूल प्लांट में भीषण आग लगी, जिसके लपटें स्थानीय लोगों को भी दूर से ही दिखाई देने लगी। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियां टीम के साथ मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।